हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस सीरीज में हम भारतीय दंड संहिता को देख रहे हैं और यह इस सीरीज का 5वां पार्ट है या 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियो को आपको प्रोवाइड किया है और वो हमारे चैनल अधिकारी पर उपलब्ध हैं। ये सभी जो वीडियो हैं, ये शुरू से अर्थात धारा 1 से लेकर के हम शुरू किए हैं, इसको आगे तक कवर करेंगे। इसमें हम कंप्लीट आईपीसी को पूरी प्रॉपर व्याख्या के साथ और सब कुछ स्पष्ट करते हुए और कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी शामिल करते हुए इसको हम आगे इसमें बढ़ रहे हैं। और हम यह कोशिश हमारी ये रहेगी कंप्लीट आईपीसी को आपको हम इस प्रकार से प्रोवाइड कराएं ताकि आपको अ, ऐसा कोई भी एग्जाम आपसे छूटने ना पाए उसमें प्रश्न जिसमें आईपीसी से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह पीसीएसजे हो, एपीओ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो या कोई भी एग्जाम हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि लगभग जो प्रश्न हैं वो हमारी वीडियो से आपको मिल जाएँ। तो इसके पहले के जो 4 पार्ट अभी आपने नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देखें, वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा और यह 5वां पार्ट है और इसके तहत हम आगे 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक-एक वीडियो में हम 50-50 प्रश्नों को ही हल करते हैं, तो इसी प्रकार से यह इस सीरीज़ का 5वां पार्ट है और इसमें हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से जुड़िए। इसके द्वारा आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या अन्य जो राज्य की परीक्षाएँ हैं, मध्य प्रदेश हैं, वहाँ की पीसीएसजे या एपीओ की जो परीक्षाएँ हैं, उसके सिलेबस से संबंधित लगभग सभी जो विषय हैं, उसके वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएँगे। आप बहुत सारे लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है, तो आप भी इससे जुड़िए और अपनी परीक्षा को बेहतर तैयारी के साथ उसको क्रैक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ 5वें पार्ट में किस प्रकार के जो प्रश्न हैं, वो इम्पोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। तो राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में किस अध्याय में प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अध्याय है जहां पर राज्य के विरुद्ध जो अपराध हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है? तो ऐसा जो अध्याय है वह अध्याय 6 है। अध्याय 6 के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयास करना और युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना किस दंड से दंडनीय है? तो धारा 121 को देखेंगे जो कि अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। धारा 121 इसी में यह स्पष्ट किया गया है कि जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयास करना और युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, तो आपको ध्यान में रखना है कि युद्ध, उसका प्रयास और दुष्प्रेरण, यह तीन बातें जो है यह धारा 121 के अंतर्गत जो है अपराध है, लेकिन यहाँ पर तैयारी नहीं है, युद्ध की तैयारी। तो तैयारी जो है यह 122 के अंतर्गत दंडनीय बनाई गई है, लेकिन 121 के अंतर्गत युद्ध करना, युद्ध का प्रयास और युद्ध का दुष्प्रेरण, यह जो है दंडनीय है। तो किस दंड से दंडनीय है? तो आपको इसी में स्पष्ट बताया गया है कि उसे जो है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना। तो यहाँ पर इस और या इन दो शब्दों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए बेयर एक्ट को पढ़ते समय, कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो आप जो है यहाँ पर आपको ये सब बातें हैं बारीक, इनको आपको ध्यान रखना होगा कि पहली बात तो हमने 121 के अंतर्गत देखा युद्ध करना, प्रयास करना और दुष्प्रेरण करना, लेकिन षड्यंत्र करना यह जो है धारा 121 में नहीं है, बल्कि धारा 121 क के अंतर्गत या 121 ए के अंतर्गत इसको दंडनीय बनाया गया है। तो अगर कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र रचता है तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास और प्लस जुर्माना से उसको दंडित किया जाएगा। तो यह जो है धारा 121 का के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, यह किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो आपको तैयारी के संदर्भ में तीन धाराओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। धारा 122, धारा 126 और धारा 399। तो यहाँ पर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी की बात की जा रही है, यह जो है धारा 122 के अंतर्गत दंडनीय है। लेकिन अगर 126 को देखेंगे तो इसमें जो है भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाली शक्तियां हैं, उनके क्षेत्र में लूटपाट करना या लूटपाट की तैयारी करना यह दंडनीय है। और 399 के अंतर्गत डकैती की तैयारी दंडनीय है। यह जो है प्रश्न कई बार जो है आपको प्री मेंस में तो पूछा ही जाता है, साथ साथ इंटरव्यू का सवाल है ये। यहाँ पर इंटरव्यू से कई बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं।
अब तैयारी संबंधित हमने देखा कि जो 3 अन्य धाराएँ हैं, धारा 122 है, इसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी है। दूसरा 126 है कि भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूट-पाट करना या लूट-पाट की तैयारी करना, और धारा 399 में डकैती की तैयारी करना है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए यह किसके लिए सजा निर्धारित करती है? तो धारा 124 ए जिसमें जो है सेडिशन के बारे में या राजद्रोह के बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है, और राजद्रोह का जो है एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो राजद्रोह, और इसे जो है प्रारंभ से यह धारा नहीं थी, बल्कि इसको 1870 में आईपीसी में शामिल किया गया था। अब इस पर एक लीडिंग केस है, जो भी है हम उनको देखेंगे। अभी हाल ही का 2022 का एक केस है, एसजी बोमबाटकेरे बनाम भारत संघ। तो इस केस में जो है राजद्रोह को, इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, और यह कहा गया था कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है, और जिस देश से इस कानून को अपनाया गया था, अर्थात ब्रिटेन से इसको लिया गया है, तो ब्रिटेन ने खुद अपने यहाँ इसको समाप्त कर दिया है और निरस्त कर दिया है। तो इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइन जारी किया, और यह कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें आईपीसी की धारा 124 के तहत कोई भी एफआईआर दर्ज न करें और दर्ज करने से बचें। दूसरी बात की जो अन्वेषण एजेंसियां हैं वह इसके तहत कोई भी जांच को उसको कंटिन्यू नहीं रखेंगी, और उसमें कोई भी कठोर कदम नहीं उठाती हैं जब तक कि कानून का जो प्रावधान जो है वह विचाराधीन है। इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या कहा गया कि यदि धारा 124 ए के तहत कोई नया मामला दर्ज किया जाता है, तो जो प्रभावित पक्षकार या पीड़ित पक्षकार है वह उचित राहत के लिए संबंधित जो न्यायालय है उनसे संपर्क कर सकते हैं, और 124 ए के तहत तय किए गए आरोप के संबंध में लंबित जो सभी विचारण है, अपील हैं और अन्य कार्यवाही हैं उनको स्थगित कर दिया जाए। तो यह जो है केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 की है। इसमें जो है यह इस प्रकार की गाइडलाइन जारी किया गया, और इसके संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण केस हैं जो कि पूछ लिया जाता है कि यह किस मामले से संबंधित है। तो क्वीन बनाम योगेंद्र चंद्र बोस, क्वीन बनाम बाल गंगाधर तिलक का केस, क्वीन बनाम अंबिका प्रसाद, निहारेंदु दत्त मजूमदार का केस, यह जो है कई बार पूछा गया है। कि पहली बात, इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किससे संबंधित है, और दूसरी बात यह है कि फेडरल कोर्ट के द्वारा जो डिसाइडेड कौन सा केस है जो कि राजद्रोह से संबंधित है। तो निहारेंद्र दत्त मजूमदार का जो केस है वह फेडरल कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो अगर आपको ऑप्शन में यह चारों दे देता है और प्रश्न यह पूछता है कि किस केस में फेडरल कोर्ट ने जो है राजद्रोह के संबंध में निर्णय दिया था, तो आपको इन चारों में से निहारेंद्र दत्त मजूमदार का केस को चुनना होगा। इसके साथ साथ एम्परर बनाम सदा शिव नारायण का केस है, रमेश थापर का केस है, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला है, और इसी में क्या कहा गया कि केवल आलोचना या सरकार पर की गई जो टीका टिप्पणी है वह राजद्रोह के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो बल्कि राजद्रोह के लिए क्या पर्याप्त होता है, क्या आवश्यक होता है, तो वह आवश्यक यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमान पैदा करना या पैदा करने का प्रयास करना, या अप्रीति प्रदीप्त करना, अर्थात जो प्रीति का या लगाव का जो उल्टा होता है वह अप्रीति होती है। अगर अप्रीति को कोई बढ़ावा देता है तो वह भी राजद्रोह का अपराध करता है, और ऐसा जो कार्य है चाहे वो शब्द के द्वारा, संकेत के द्वारा, दृश्य रूपण के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किया जा सकता है। और यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखना है कि धारा 124 ए के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वह आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। और अभी जो नई प्रपोज्ड आईपीसी है, जो आईपीसी 2023 में प्रपोज्ड है, अगर यह अधिनियम बन जाता है तो वहां पर इस 124 को, वहां पर 124 ए को उसमें शामिल नहीं किया गया है, अर्थात वहां पर इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह जो है सेना से संबंधित अपराधों के बारे में प्रावधान धारा 131 से लेके 140 तक दिया गया है। अगर अध्याय पूछता है तो अध्याय जो है कौन सा है, तो अध्याय 7वां है, और धारा 131 से लेके 140 तक के जो प्रावधान है वह तीनों सेनाओं, चाहे वो थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, उनके सैनिकों से संबंधित जो भी अपराध होते हैं या इससे संबंधित कोई अपराध होता है तो वहां पर यह प्रावधान लागू होते हैं। नेक्स्ट है,
सेना के अभित्याजक को उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसको संश्रय दिया तो वह जो है किस दंड से दंडनीय होगी। तो सेना के अभित्याजक को अगर उसकी पत्नी ने जानबूझकर संश्रय दिया है तो वह किसी भी अपराध की जो है के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। और इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 136 का जो अपवाद है उसी के अंतर्गत दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि इस उपबंध का विस्तार उस मामले में नहीं है जिसमें पत्नी के द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है। तो 136 का अपवाद जो है यही स्पष्ट है। नेक्स्ट है विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा, यह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो अध्याय 8 को देखेंगे तो अध्याय 8 के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो इसमें जो है लोक शांति के विरुद्ध अपराध, लोक शांति के विरुद्ध अपराध के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो इसी अध्याय के अंतर्गत आता है यह धारा 141 जिसमें क्या बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा बताई गई है। अब विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा के बारे में 3 बातें यहाँ पर बताई गई हैं तो उनको ध्यान रखना है। तो धारा 141 को देखेंगे कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है उनका क्या हो, सामान्य उद्देश्य हो। तो इसमें एक एक बातों को आपको ध्यान रखना हो। सबसे पहली बात 5 या उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनका जो है सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। अब उस सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में वो कौन से कार्य करेंगे, तो वह कार्य कौन सा करेंगे, तो अगर वह केंद्र या राज्य की सरकार को, संसद को या राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को जबकि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो तो उसको आपराधिक बल के द्वारा या बल के प्रदर्शन के द्वारा उसको आतंकित करना, पहली बात। दूसरी बात है किसी विधि या वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। तीसरी बात यह है कि किसी रिष्ट या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। चौथी बात है किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या प्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल के अधिकार का जो उपयोग कर रहा है उससे या अन्य अमूर्त अधिकार के प्रयोग से उसको वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमति अधिकार का प्रवर्तन कराना। अथवा है कि आपराधिक बल या बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए जो है उसको प्रेरित करना या विवश करना जिसे वह करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध न हो, या ऐसा कोई कार्य करने का लोभ करने के लिए उसको विवश करना जिसको करने के लिए वो वैध रूप से हकदार हो। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो वह क्या कर रहा है, तो विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत वह कार्य करता है। इसी के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था उसको बाद में विधि विरुद्ध जमाव घोषित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर 10 लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो जब वो इकट्ठा हो रहे थे तो उस समय ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि उनका जो है इरादा कोई अपराध करने का है, विधि विरुद्ध जमाव है। लेकिन जब वहां पर प्रशासन को ऐसा लगता है कि यह जो भीड़ इकट्ठा हो गई है अब यह कोई उपद्रव कर सकती है तो वहां पर उसको विधि विरुद्ध जमाव उसको घोषित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव के लिए आवश्यक नहीं है। तो अभी हमने धारा 141 को पूरा देखा है कि उसके कौन कौन से प्रावधान है, तो उसमें जो है कुल 5 बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो आवश्यक तत्व में पूछा है कि कौन सा जो है जमाव के लिए आवश्यक नहीं है। तो जमाव के लिए आवश्यक क्या है, तो 5 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा है कि उनका सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा है कि विधि द्वारा अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करना चाहिए। तो यह जो है तीनों विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व है, लेकिन सामान्य आशय यह उसका आवश्यक तत्व नहीं है बल्कि सामान्य उद्देश्य उसका आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है विधि विरुद्ध जमाव से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव से क्या अभिप्राय है तो इसको हम देखेंगे। तो 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव, तो यह जो है पूरी बात नहीं है तो इसलिए इसका तात्पर्य नहीं है। दूसरा है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का घातक हथियारों के साथ जमाव, तो यह भी सही नहीं है। तीसरा है कि अपराध करने के सामान्य उद्देश्य से, यह सामान्य है। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव, तो इसे ही विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में स्पष्ट है कि जो विधि विरुद्ध जमाव में साथ शामिल होता है या उसमें बना रहता है वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो हमने विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है उसको हमने देखा 141 के अंतर्गत। 142 में यह बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कौन होगा, या तो यहाँ पर यह बात 142 में बताई गई है
कि जो कोई विधि विरुद्ध जमाव में साशय अर्थात आशय पूर्वक शामिल होता है या उसमें बना रहता है तो वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाएगा 142 के अनुसार। और जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा उसको दंड कितना दिया जाएगा इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 143 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया कि 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो यहाँ पर इससे दंड से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। तो अभी हमने देखा कि जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा उसको दंड की धारा 143 के तहत दिया जाएगा। और विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कौन होगा तो इसको बताया गया है 142 के अंतर्गत। और विधि विरुद्ध जमाव क्या है इसको बताया गया है 141 के अंतर्गत। तो आपको ये तीनों धाराओं को एक साथ ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है बलवा भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है। तो बलवा या राइट को परिभाषा जो है यह धारा 146 के अंतर्गत दी गई है। इसमें क्या बताया गया है कि जब विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा, तो यह दो बातें यहाँ पर आवश्यक हैं। तो 141 की पूरी बातें जो शर्तें हैं वह पूरी होनी चाहिए और उस शर्तों को पूरी करते हुए बल या हिंसा का प्रयोग होना चाहिए, तब जो है यहाँ पर बलवा का अपराध गठित होगा। तो 141 की पूरी बातों में क्या क्या है तो 5 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी बात क्या है सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। और इस 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अगर ये तीन बातें या तीन शर्तें पूरी होती हैं तो वहां जो अपराध है वह बलवा हो जाएगा। नेक्स्ट है बलवा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो बलवा के लिए इसमें से कौन सी बातें आवश्यक नहीं है। तो हमने देखा कि बलवा में क्या होना चाहिए कि विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए अर्थात विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके सदस्य के द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि बलवा करने में अग्रसर व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन उनका उद्देश्य सामान्य होना चाहिए। तो यह भी सही है। और तीसरा है कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग हो, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर बलवा करने में अग्रसर सभी व्यक्तियों को द्वारा हिंसा का प्रयोग, तो यही जो है इसका आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के द्वारा यह जरूरी नहीं है कि वहां हिंसा की जाए। उस जमाव के द्वारा या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में उस जमाव के किसी एक भी सदस्य के द्वारा अगर बल या हिंसा का प्रयोग कर दिया गया तो यह माना जाएगा कि वह जो विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं उन्होंने बलवा का अपराध किया है। अब इसका दंड जो है 147 के अंतर्गत बताया गया है कितना होगा तो 2 वर्ष का कारावास हो सकता है या जुर्माना होगा या दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता के अधीन बलवा करने के लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है। तो बलवा करने के लिए जो दंड है सबसे पहले तो बलवा की जो परिभाषा है धारा 146 के अंतर्गत दी गई है और इसी के तुरंत बाद 147 में बलवा का जो है दंड बताया गया है। तो बलवा का दंड कितना होगा तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, यही जो प्रावधान है धारा 147 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन 148 को भी अगर आप देख लेंगे तो चूंकि एक बारीक ही अंतर होता है तो इनको इसीलिए एक साथ देखना जरूरी होता है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से बलवा कर रहा है तो वह 147 के तहत जो है उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर घातक हथियार से सुसज्जित होकर अगर कोई बलवा कर रहा है तो वहां पर जो यह जो कारावास की अवधि 2 वर्ष थी वह हो जाएगी 3 वर्ष और 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसी दो धाराओं को जो बारीक अंतर है तो उनको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के लिए किस दंड का प्रावधान है। तो अभी हमने देख लिया कि घातक आयुध से सज्जित होकर अगर कोई बलवा करता है तो उसके लिए जो प्रावधान है दंड का वह 148 के अंतर्गत दिया गया है। तो किस उसमें 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। और जबकि सामान्य बलवा का जो दंड है वह 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों 147 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का आवश्यक तत्व नहीं है। तो धारा 149 और धारा 34 और 149 इनको हमने शुरू में जब धारा 134 पे डिस्कस कर रहे थे तो वहां ही हमने इसको देख लिया था। तो यह दोनों ही धाराएं इंपॉर्टेंट हैं और इसकी जो शब्दावली है वो लगभग समान है। बस धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय के बारे में प्रावधान है अर्थात सामान्य आशय के अग्रसारण में कार्य किया जाता है, जबकि 149 में यह सामान्य
उद्देश्य के अग्रसरण में काम किया जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि 149 क्या आवश्यक तत्व नहीं है? तो अपराध करने का संभाव्य ज्ञान होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए और 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य होना चाहिए। तो यह जो है अर्थात विधि विरुद्ध जमाव के लिए अवैध उद्देश्य होना चाहिए। तो यह तीनों बातें जो है धारा 149 के आवश्यक तत्व हैं, लेकिन अपराध करने में सक्रिय भागीदारी यह जो है 149 के लिए आवश्यक नहीं है। अब 149 में बातें क्या बताई गई हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, तो हर ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है वो उसी अपराध का दोषी होगा। तो यही बातें यहाँ पर की गई हैं धारा 149 में। धारा 149 के बारे में एक बात ये और जानिए कि धारा 149 जो है यह पृथक अपराध निर्मित करती है, जबकि जो धारा 34 है वह एक साक्ष्य का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क सहित 5 व्यक्ति एक समुदाय के सभी सदस्यों को समाप्त कर देने के सामान्य उद्देश्य से। तो आपको शब्द इस प्रकार से अगर बहुत बड़े-बड़े प्रश्न दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसमें शब्दों को पकड़ना होता है। अगर शब्दों को आपने पकड़ लिया तो वो प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य से गाँव में घुस रहे हैं और ख जो है जिसका सभी जो सदस्य मृत्यु कार्य करना चाहते हैं, अर्थात ये जो सभी सदस्य वहाँ पर क और उसके साथ 5 और व्यक्ति ये जो सभी उस गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका जो टारगेट का कौन है? ख है, उसकी मृत्यु कायित करना चाहते हैं। लेकिन इत्तेफाक से जो ख है, वह क का एक पुराना दोस्त निकल जाता है और जो क है वह यह नहीं चाहता है कि ख की मृत्यु उसकी उपस्थिति में हो, इसलिए वह वहाँ से हट जाता है या चला जाता है। लेकिन उसके जो बाकी सदस्य हैं, उन्होंने वहाँ पर ख की मृत्यु कारित कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? तो ऐसी स्थिति में पहला है कि जो क है वह हत्या के लिए धारा 302 और सपठित धारा 149 के अंतर्गत दोषी होगा। तो यही जो कथन है वह सही होगा क्योंकि वहाँ पर उनका जो आशय था, उद्देश्य था, वह सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उन्होंने काम किया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया है क्योंकि 5 या अधिक व्यक्ति जब किसी अपराध को करने के लिए अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में इकट्ठा होते हैं या कोई कार्य करते हैं तो वह सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत वह कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर क और उसके 5 और जो सदस्य हैं वह वहां पर हत्या करने के उद्देश्य से उस गांव में घुसते हैं। तो इसलिए क भले वहां से हट जाता है लेकिन उसका उद्देश्य समान था, इसलिए वह धारा 302 के तहत हत्या और धारा 149 के तहत सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में हत्या के लिए दोषी होगा। नेक्स्ट है, क एक लोक सेवक के काम में बाधा डालता है और जो लोक सेवक है वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हुआ एक बलवा को दबाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर क जो है वह किस धारा के तहत दंडनीय होगा? तो क जो है धारा 152 के तहत आईपीसी में दंडनीय होगा। उसको दंड कितना दिया जाएगा? तो उसको 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का प्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला जो कार्य है वह अपराध बताया गया है? तो धारा 153 क के अंतर्गत ऐसा जो कार्य है वह अपराध घोषित किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में जो शत्रुता पैदा हो जाती है या उनका सौहार्द बिगड़ता है, तो धारा 153 ए के तहत उसको कितना दंड दिया जाएगा? तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, धारा 153 क को किस आपराधिक संशोधन विधि के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसको जो है धारा 153 क को यह कब जोड़ा गया है? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसे 2005 के जो अधिनियम के द्वारा इसको शामिल किया गया है। और 153 क के अंतर्गत प्रावधान किस बात का है? तो किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध अर्थात शस्त्र के ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण या आयुध सहित संचालन का आयोजन करना या उसमें भाग लेना जो है यह दंडनीय अपराध है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति है वह किसी जुलूस में हथियार लेकर जा रहा है या किसी प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है जो कि अवैध रूप से कर रहा है, तो वह जो है इस धारा के तहत दंडनीय अपराध कर रहा है और उसको सजा कितनी दी जाएगी? तो 6 माह तक की कारावास
और जुर्माना, तो इसे जो है इस प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा। और जुर्माने की जो राशि होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पर 2000 रुपए जुर्माना उसको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन यह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अगर कोई लांछन लगाए जाते हैं तो वह दंडनीय होंगे धारा 153 ख के तहत। और जो दंड होगा वो कितना होगा, तो वह होगा 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। लेकिन इसी में यह जो दूसरा खंड है वह स्पष्ट करता है कि यदि ऐसा अपराध है वह किसी उपासना स्थल या धार्मिक उपासना अथवा धर्म कर्म करने में लगे किसी जमाव में अगर ऐसा अपराध किया जा रहा है, 153 का जो अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला लांछन, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो सजा होगी वह कितनी होगी, तो वहां पर 5 वर्ष तक का कारावास से और प्लस जुर्माना से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि और या इन दो शब्दों को आपको हमेशा ध्यान रखना होता है जबकि आप बेयर एक्ट को पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर सामान्य प्रश्न है कि अगर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और डालने वाला कोई लांछन लगाया जा रहा है तो वहां पर जो दंड है 153 ख के जो खंड 1 के तहत दिया जाता है वो 3 वर्ष। लेकिन अगर प्रश्न घुमा देता है कि अगर अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना स्थल में किया जा रहा है या कोई धार्मिक कार्य में लगा कोई जमाव है वहां पर ऐसा अपराध किया जाता है तो यह सजा की अवधि बढ़कर 5 वर्ष हो जाती है। नेक्स्ट है, आईपीसी की किस धारा में प्रतिनिधिक दायित्व जिसे रिस्पोंडेंट सुपीरियर का सिद्धांत कहते हैं वह समाहित है। तो प्रतिनिधिक दायित्व का जो सिद्धांत है वह धारा 154 के अंतर्गत समाहित है। इसमें क्या बताया गया है कि उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है तो वहां पर इस प्रकार का जो है उसका कर्तव्य होगा या दायित्व होगा। तो इसके संदर्भ में अ, आपको 3 धाराएं ध्यान रखनी होती हैं, धारा 154, 155 और 156। तो इसमें जो है प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत दिया गया है क्योंकि कभी-कभी आपको विकल्प में यह तीनों धाराएं रहेंगी और लास्ट जो चौथा विकल्प रहेगा कि उपरोक्त सभी, तो आपको हमेशा उपरोक्त सभी लगाना है क्योंकि 154 के अंतर्गत उस व्यक्ति का दायित्व बताया गया है जिसके फायदे के लिए बलवा किया जा रहा है और 156 के अंतर्गत उस स्वामी या अधिभोगी के एजेंट का दायित्व बताया गया है जिसके फायदे के लिए बलवा किया जा रहा है। तो इसीलिए 154, 55, 56 ये तीनों ही धाराएं जो हैं वह प्रातिनिधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत जो कि धारा 154 से लेकर 156 तक में निहित है। अब इस पर एक लीडिंग केस है, वह कौन सा है, तो इस पर जो है आर बनाम हिगिंस का जो केस है वह एक लीडिंग केस है और इसे कई बार जो है अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है, दंगा की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है। तो दंगा की परिभाषा जो है धारा 159 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। तो यहाँ पर जो बातें आवश्यक हैं, दो व्यक्ति होने चाहिए, दो या अधिक व्यक्ति। दूसरी बात है कि लोक स्थान होना चाहिए अर्थात पब्लिक प्लेस होना चाहिए। और तीसरी बात यह है लड़कर। तो यहाँ पर अगर तीनों शर्तों की पूर्ति होती है तो वह जो कार्य है वह दंगा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि पब्लिक प्लेस पर लड़ाई करते हैं तो और उसकी लड़ाई से विघ्न पड़ना चाहिए अर्थात बाधा पड़नी चाहिए। तो अगर ऐसी जो शर्तें हैं वो पूरी होती हैं तो वह व्यक्ति दंगा करता है और उसका दंड है वह धारा 160 के अंतर्गत बताया गया है। कितना होगा, तो 1 मास तक का कारावास, 1 मास तक का कारावास या 100 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता में दंगा के अपराध में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो अभी हमने देखा कि न्यूनतम 2 व्यक्ति होने चाहिए अर्थात 2 या अधिक व्यक्ति जब पब्लिक प्लेस में लड़ करके वहां की जो लोक शांति है अर्थात पब्लिक पीस है उसमें जो है अगर वो बाधा डालते हैं तो वह दंगा करते हैं। नेक्स्ट है, दंगा के अपराध के लिए किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो जैसा हमने धारा 160 में देखा तो 160 में दंगा का दंड बताया गया है। तो दंड कितना बताया गया है, तो 1 माह तक का कारावास या 100 रुपए तक का जुर्माना या दोनों इसको यहाँ पर दंडित किया जा सकता है। तो हमेशा आपको और या इन दो शब्दों में अंतर हमेशा स्पष्ट रखना है। तो यहाँ पर 1 माह तक का कारावास या 100 रुपए तक का जुर्माना। नेक्स्ट है,
लोक सेवकों के द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में जो प्रावधान है वो आईपीसी के किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है? तो लोक सेवकों के द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के बारे में प्रावधान अध्याय 9 के अंतर्गत किया गया है और अध्याय 9 में धारा 161 से लेकर धारा 171 तक के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह किया गया है। अब इसमें भी धारा 161 से लेकर धारा 165 ए तक की जो धाराएं हैं वह क्या हैं? वह डिलीटेड हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए अध्याय 9 में जो धाराएं हैं 11 धाराएं 161 से लेकर 171 तक, इसमें भी 161 से 165 तक ये निर्देशित हैं। तो अध्याय 9 धारा 166 से शुरू होता है। तो 166 से प्रारंभ होकर के यह 171 तक विस्तृत है। नेक्स्ट है धारा 166 ए के अंतर्गत लोक सेवक जो विधि के निर्देश की अवज्ञा करता है उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो धारा 166 ए जो है इसे 2013 में दांडिक विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया है, पहली बात। और इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वह लोक सेवक के विधिक आदेश की अवज्ञा करता है तो उसको ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 6 मास से अधिक कम नहीं होगा, अर्थात जो 6 मास से लेकर के वह अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास कठोर होगा और जुर्माना। तो यहाँ पर 3 बातें ध्यान में रखना है कि 6 मास से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास होगा। कारावास कैसा होगा? तो कठोर होगा और प्लस जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। तो यह पहला विकल्प ही सही होगा। नेक्स्ट है जो कोई निजी अस्पताल का डॉक्टर होते हुए सीआरपीसी की धारा 357 सी अर्थात 357 ग के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो यह जो प्रावधान है वह आईपीसी की धारा 166 बी या 166 ख के अंतर्गत दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई पीड़िता का उपचार नहीं करता है तो वहां पर किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, अर्थात अगर चाहे वह पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो और अगर वह किसी लैंगिक अपराध से पीड़ित कोई महिला है या व्यक्ति है, उसका उपचार करने से इनकार कर देता है तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो सबसे पहले आप ध्यान कि धारा 166 बी जो है इसको भी 2013 में इसमें आईपीसी में जोड़ा गया है और इसी में यह बताया गया है कि अगर ऐसा उपचार नहीं किया जाता है तो उसे जो है 1 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। और 357 सी के प्रावधानों का उल्लंघन यहाँ किया जा रहा है सीआरपीसी की। तो अब हम आगे देखेंगे कि सीआरपीसी की धारा 357 सी जो है उसमें क्या बातें की गई हैं। तो उसमें पीड़िता के उपचार के बारे में प्रावधान किया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 357 सी कहता है कि सभी अस्पताल चाहे वह लोक हो या प्राइवेट, चाहे वह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हो या राज्य सरकार के द्वारा या स्थानीय निकायों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अर्थात वह किसी भी प्रकार का अस्पताल हो, वह अगर चाहे जिसके द्वारा संचालित हो, वह अगर आईपीसी की धारा 326 ए, 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 सी, 376 डी, डी ए, डी बी या ई के अधीन आने वाले किसी भी अपराध की पीड़िता है उसको अगर तत्काल और निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की जो सूचना है वह तत्काल किसको देंगे? तो पुलिस को देंगे। अब हम देख लेते हैं कि आईपीसी की धारा 326 ए, 376 इन सब में प्रावधान क्या है जिसके बारे में जो है वहां पर 357 ए सीआरपीसी में बताया गया है, 357 सी सीआरपीसी में बताया गया है कि उपचार। तो 326 ए में क्या है? तो एसिड अटैक करके स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित किया जाता है, बलात्कार किया जाता है किसी महिला के साथ, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा में अगर उसको पहुंचा दिया गया है। 376 ए बी में क्या है? तो 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग है। 376 बी में पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन किया जाता है। 376 सी में प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा अगर मैथुन किया जा रहा है। 376 डी में सामूहिक अर्थात गैंग रेप है। 376 डी ए में 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ गैंग रेप। 376 डी बी में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ गैंग रेप और 376 ई के अंतर्गत जो पुनरावृत्ति अपराध किया जाता है, अर्थात ये ऊपर के जो अपराध हैं वह कई बार किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो पीड़िता स्त्री है, वह पीड़िता महिला है, उसको जो है तत्काल और निःशुल्क जो है चिकित्सा सुविधाएं या प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाएगा,
चाहे वह पब्लिक हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वह प्राइवेट संस्थान के द्वारा संचालित हो, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, संस्थान के द्वारा, किसी के द्वारा संचालित हो, वहाँ पर उसका प्राइवेट जो है इलाज किया जाएगा। अगर कोई इस प्रकार से इलाज नहीं करता है, इलाज करने से इनकार कर देता है, तो आईपीसी की धारा 166 बी जो है उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। तो दंड कितना दिया जाएगा? तो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक सेवक का प्रतिरूपण व आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत एक अपराध है? तो लोक सेवक का जो प्रतिरूपण किया जा रहा है तो वह जो है धारा 170 के अंतर्गत अपराध है और 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में प्रावधान आईपीसी के किस अध्याय में दिया गया है? क्योंकि हमने अध्याय को कई बार देखा है, खुद फेस किया है एग्जाम में, तो अध्याय से संबंधित अगर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो कई बार जो है गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हमारी कोशिश ये रही है कि हम इन एमसीक्यूज के प्रश्नों में हम अध्याय को भी शामिल करते हुए आगे बढ़े, ताकि अध्याय से संबंधित अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे वहां पर गलती न हो सके। तो निर्वाचन से संबंधित अपराध के विषय में जो प्रावधान है वह अध्याय 9A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो निर्वाचन के बारे में यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनका सुमेलन देखना है हमें कि कौन सा सही सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो धारा 171 क के अंतर्गत अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार इसको परिभाषित किया गया है। पहली बात आप जाने। दूसरा है 171 ख, तो इसके अंतर्गत रिश्वत के बारे में परिभाषा दी गई है। तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर जो पहला है यह सुमेलित है। धारा 171 ख के अंतर्गत रिश्वत की परिभाषा दी गई है। 171 ग के अंतर्गत निर्वाचनों में असामयिक असर के बारे में प्रावधान किया गया है, तो यह भी सही है। 171 घ के अंतर्गत यह जो है रिश्वत के लिए दंड का प्रावधान नहीं है, बल्कि 171 घ के अंतर्गत निर्वाचन में प्रतिरूपण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो रिश्वत के लिए दंड का जो प्रावधान है वह कहाँ किया गया है? तो 171 ई के अंतर्गत या 171 अंग के अंतर्गत। तो रिश्वत के लिए दंड कितना होगा? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और 171 ज के अंतर्गत निर्वाचन के संबंध में अवैध संदाय के बारे में प्रावधान किया गया है। और 171 6 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन या निर्वाचन के संबंध में मिथ्या कथन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो यही जो है तीसरा वाला जो है विकल्प सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अब ये जो 5 धाराएं दी गई हैं पूरे इस निर्वाचन से संबंधित जो अपराध हैं, इनमें यही पांचों से ही घुमा फिरा के प्रश्न को पूछा गया है। तो आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक दो बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो इससे भी चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचन में अ ने एक अभ्यर्थी से यह प्रचार किया कि वह है चलंत बिच्छू होने के नाते वह भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि है और जो भी उसके पक्ष में वोट नहीं देगा वह हिंदू धर्म और भगवान जगन्नाथ के प्रति पापी होगा। तो इस प्रकार से उसको ब्लैकमेल कर रहा है ताकि वह उसको वोट दे सके, भगवान का डर दिखा रहा है, अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुमको जो है भगवान के कोप का शिकार होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह क्या कर रहा है? तो वहां पर उसके ऊपर असामयिक असर डाल रहा है, बुरा असर डाल रहा है, इसलिए वह निर्वाचन में असम्यक असर के अपराध का दोषी होगा। और निर्वाचन के मामले में असम्यक असर के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 171 सी के अंतर्गत दिया गया है और इसमें इसका दंड बताया गया है। नेक्स्ट है, क्या एक जिला न्यायाधीश के द्वारा निकाले गए समन के पालन में साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए अ, हाजिर होने में आशय पूर्वक लोप करता है, अर्थात स्वेच्छा पूर्वक या आशय पूर्वक हाजिर नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वह किस अ, अपराध के लिए वह किस धारा के तहत अपराध करता है। तो अगर कोई व्यक्ति है वह जिला न्यायाधीश के द्वारा समन निकाले जाने की स्थिति में वहां पर वह हाजिर नहीं होता है या स्वेच्छापूर्वक वह गैर हाजिर रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह धारा 174 के तहत अपराध करता है। और 174 के साथ साथ 175 को भी आपको यहाँ पर देख लेना जरूरी है। तो 174 में क्या होता है कि उसको जो साक्षी है उसको वहां पर न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको हाजिर होने के लिए आदेश जारी कर रहा है और आशय पूर्वक वहां हाजिर नहीं होता है।
और 175 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए उसको वहां पर बुलाया गया है या उसको समन किया गया है और वह उस दस्तावेज को पेश करने का साशय लोप करता है, तो वहां पर उसको दंडनीय अपराध वह करता है। इसी प्रकार से 177 में मिथ्या इत्तिला देना के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 174 173 के अंतर्गत जो है यह समन की तामील या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करने के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न में जो है यह धारा 174 पहला विकल्प सही होगा। तो वही हमने देखा कि 174 में और 175 में इन दोनों ही बातों को एक साथ देखना जरूरी है। तो 174 में क्या है कि लोक सेवक का आदेश न मानकर वह गैर हाजिर रहता है स्वेच्छापूर्वक, और 175 में है कि वह दस्तावेज पेश करने नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूधारक यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं में एक हत्या की गई है और उस जिला के मजिस्ट्रेट को यह जानबूझकर मिथ्या इत्तिला देता है कि उसकी जो मृत्यु है वह सांप काटने से हुई है। तो जो है यहाँ पर ए है वह किस धारा के तहत जो है अपराध करता है। तो इस मामले में ए जो है वह धारा 177 के अधीन जो है अपराध कर रहा है, और कौन सा अपराध कर रहा है, तो मिथ्या सूचना देने का अपराध कर रहा है या मिथ्या इत्तिला देने का अपराध कर रहा है। और इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जो कि किसी वैध रूप से आबद्ध होते हुए किसी विषय पर सच्ची इत्तिला के रूप में कोई गलत इत्तिला देता है, अर्थात मिथ्या सूचना देता है, झूठी सूचना देता है, तो ऐसी स्थिति में वह 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो और यह जो प्रश्न है यह धारा 177 का जो दृष्टांत क है यह इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करने पर किसी व्यक्ति को आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति से धारा 161 के अधीन पुलिस अधिकारी के द्वारा अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है और जिसका जवाब देने के लिए ऐसा जो व्यक्ति है वह आबद्ध है, लेकिन वह उस जवाब को नहीं देता है या उसका इनकार करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको आईपीसी की धारा 179 के तहत वहां पर दंडित किया जाएगा। तो सीआरपीसी की धारा 161 और आईपीसी की धारा 179, इन दो धाराओं को आपको मिला के पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। इसी प्रकार से आगे हम और भी कुछ धाराएं हैं उनको भी देखेंगे। जैसे धारा सीआरपीसी की धारा कौन सी है, तो धारा 37 है और आईपीसी की धारा 187 है। इसी प्रकार से सीआरपीसी की धारा 144 है और आईपीसी की धारा 188 है। तो ये ऐसी धाराएं हैं जिनको आपको एक साथ अगर पढ़ेंगे तो वो जो है वहां पर चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। तो सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत प्रावधान किस बात का है कि तो पुलिस के द्वारा साक्षियों की परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछना, और इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है और जो व्यक्ति है वह प्रश्न का जो उत्तर है उसको देने से इनकार कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वह आईपीसी की धारा 179 के तहत जो है दोषी होगा और उसके वहां पर दंडित किया जाएगा। किसने से, तो 6 माह तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से। नेक्स्ट है, लोक सेवक के द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश की अवज्ञा आईपीसी की किस धारा के अधीन दंडनीय है। तो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अगर कोई आदेश जारी किया जा रहा है और उसकी अवज्ञा की जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसको आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मिथ्या साक्ष्य देना यह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है। तो मिथ्या साक्ष्य देना इसकी परिभाषा जो है 191 के अंतर्गत दी गई है और 192 को आप देखेंगे तो इसमें गढ़ना के बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात जो मिथ्या साक्ष्य बनाता है उसको क्रिएट करता है तो उसको जो है 192 के अंतर्गत बताया गया है, और मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में प्रावधान धारा 191 के अंतर्गत बताया गया है। और 193 के भी एक साथ देख लेना है, 191, 92, 93 इन तीनों को देखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। 91 में क्या बताया कि मिथ्या साक्ष्य देना, 92 में मिथ्या साक्ष्य बनाना या गढ़ना, 93 में क्या है तो इसके लिए दंड बताया गया है। तो ये इस प्रकार से तीनों धाराएं स्पष्ट हैं। नेक्स्ट है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है, तो यह जो है धारा 192 के अंतर्गत परिभाषित है। तो इस पे एक उदाहरण है कि कब माना जाएगा कि कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जा रहा है। तो जैसे ए है, एक बक्से में जो कि बी का है इस आशय से आभूषण रखता है
कि वे उस बक्से में पाए जाएं और बी जो है वो चोरी के लिए दोषी ठहरा जाए। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, अर्थात बी को चोरी के अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के आशय से ये उसके बक्से में बिना बी को बताए ले जाकर कुछ आभूषण रख देता है, ताकि जब खोजबीन हो तो वह उस बक्से में जो बी का है उसमें पाए जाएं और यह माना जाए कि बी ने उसको चुरा कर अपने बक्से में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा कि यहाँ पर पूछा है न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा। तो मिथ्या साक्ष्य देना इसके बारे में प्रावधान 191 में है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना के बारे में प्रावधान 192 के अंतर्गत है, और इन दोनों का जो दंड है वह दिया गया है कहाँ, तो 193 के अंतर्गत। तो 193 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो दो मामलों में, पहला तो अगर वो न्यायिक कार्यवाही में ऐसा करता है तो वहां पर 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा, और अन्य मामले में अगर वह देता है तो उसको जो है 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर दो धाराएं, 3 धाराएं हमने एक साथ देख ली। इसी के साथ साथ हमको 194 को और 195 को, इन दोनों भी धाराओं को यहाँ पर स्पष्ट कर लेना आवश्यक होगा। तो 194 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है या गढ़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से वहां पर दंडित किया जाएगा प्लस जुर्माना, तो इस प्रकार से दंडित किया जाएगा। और दूसरी बात यही 194 के अंतर्गत ही बताई गई है कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसी मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के कारण फांसी दे दिया जाता है तो वहां पर जो है उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा जिसने ऐसा मिथ्या साक्ष्य दिया है। तो यह बातें 194 की हो गई। 195 में क्या बताया गया है कि आजीवन कारावास से या अन्य अपराध कारावास से दंडनीय अपराध के मामले में अगर कोई मिथ्या जो है साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो उसको जो है इस प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसा कि उस अपराध के लिए कोई दंड उपबंधित है। तो जो दंड उस अपराध के लिए उपबंधित है जिसके लिए वह मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है या गढ़ा जा रहा है तो ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को वही जो दंड है वह दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 धाराओं को एक साथ देख लेने से ये पांचों ही एक साथ क्लियर हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी या आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी या उत्प्रेरण करना या दुष्प्रेरण, यह दोनों ही जो बातें हैं यह कहाँ दंडनीय है, तो धारा 195 का के अंतर यह दंडनीय है, और इस धारा को 2005 के संशोधन अधिनियम के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, यह जानते हुए कि ब ने स की हत्या की है, ब को दंड से बचाने के आशय से लाश छिपाने में मदद करता है। यहाँ जो है वह किस प्रकार से दंडित किया जाएगा, तो जो है धारा 201 के तहत दंडित किया जाएगा, और यह जो प्रश्न है धारा 201 का जो दृष्टांत है इसी दृष्टांत पर आधारित है। 201 के अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रत्याच्छादित करने के लिए अर्थात अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या इत्तिला देना या मिथ्या सूचना देना, इसी के बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अब 201 के अंतर्गत अपराध का साक्ष्य का विलोपन या अपराधी का जो बचाना है वह 3 प्रकार का होता है। तो पहला है कि अगर अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है तो वहां पर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर हत्या का जो मामला है वह क्या है, वह मृत्यु दंड से दंडनीय है, इसलिए इस मामले में जो क है है जिसने उस साक्ष्य का विलोपन किया है या अपराधी को बचाने की कोशिश किया है उसको 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दूसरी बात यह है, दूसरा जो अपराध है आजीवन कारावास से अगर कोई दंडनीय अपराध है और उस मामले में वहां पर मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है या साक्ष्य का विलोपन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से वहां पर दंडित किया जाएगा। और अगर 10 साल से कम के कारावास से दंडनीय अपराध है तो वहां पर उस सजा का 1/4 वहां पर दंड जो है दिया जाएगा। तो यही जो प्रावधान है यह धारा 201 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम देखते हैं कि धारा 201 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के अपराध में साक्ष्य का विलोपन करने या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देने पर दंड का प्रावधान इस प्रकार से है। तो यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय हो तो वहां पर 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा,
और अगर अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वहां पर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर अपराध 10 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो उस अपराध के लिए उपबंधित जो दीर्घतम अवधि का सजा है उसका 1/4 या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा जो प्रावधान है 201 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, साक्ष्य के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना, निवारित करने के लिए नष्ट करना, यह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। अर्थात अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसको साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना है, लेकिन उसको ऐसा पेश न किया जाए इसी आशय से उसको अगर नष्ट कर दिया जाता है तो उसके लिए जो है सजा का जो प्रावधान है वह किस धारा में दिया गया है, तो यह प्रावधान धारा 204 के अंतर्गत दिया गया है। तो वह सजा कितनी होगी, तो वह 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है वहां, या जुर्माना होगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ब के विरुद्ध ऐसी राशि के विरुद्ध कपट पूर्वक डिक्री प्राप्त करता है जो उसे देय नहीं है, तो वह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत जो है उसको दंडित किया जाएगा। तो ऐसी राशि के लिए जो कि उसको देय नहीं है या शोध्य नहीं है, वह कपट पूर्वक उसकी डिक्री फिर भी प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह धारा 208 के तहत दंडित किया जा सकता है। अर्थात 208 के तहत वह दो अपराध करता है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने पर दंड का प्रावधान करती है। तो अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करता है तो वह धारा 209 के तहत दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर जो है न्यायालय की डिक्री को कपट पूर्वक अपने फेवर में होने देता है जानबूझकर, तो वह जो है 208 के तहत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के अभियुक्त को संश्रय देने वाले व्यक्ति को किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के जो अपराधी है अभियुक्त है उसको संश्रय दिए जाने के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 212 के अंतर्गत दिया गया है। अब 212 में अपराधी को संश्रय दिए जाने के संबंधित प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर दो प्रकार के अपराध हैं जिनके अभियुक्त को वहां पर संश्रय दिया जाता है, उसकी सजा का प्रावधान है। तो इसमें पहला जो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के अभियुक्त को संश्रय दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो 5 वर्ष तक का कारावास और प्लस जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकेगा। और अगर अपराध क्या है कि आजीवन कारावास का है या अन्य कारावास से दंडनीय है, तो ऐसी स्थिति में उसको वहां पर 3 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर अपराध क्या है कि 1 वर्ष तक 1 वर्ष लेके 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो ऐसी स्थिति में उस अपराध के लिए जो दंड होगा, जो विहित दंड है, उसका 1/4 वहां पर दंडित किया जाएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि धारा 212 के अंतर्गत 3 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। तो 3 प्रकार का अगर अपराध है उसमें जो है अपराधी को संश्रय दिया जा रहा है तो किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। तो अगर अपराधी क्या है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय जो है अपराध किया है और उसको अगर कोई व्यक्ति संश्रय देता है तो जो संश्रय देने वाला व्यक्ति है वह 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। और अगर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध किया है तो वहां पर उसको 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अगर अपराध जो है 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है और उसको संश्रय अपराधी को दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कारावास की जो उपबंधित दीर्घतम अवधि है उसका 1/4 या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। किसको, तो जो व्यक्ति संश्रय दे रहा है। तो इसी के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि किसी पति या पत्नी के द्वारा एक दूसरे को संश्रय देना धारा 212 के अंतर्गत अपराध नहीं हो सकता है, वह अपराध नहीं है। यह कहाँ बताया गया है, तो 212 का जो अपवाद है इसी अपवाद के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है, लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए सस्ती या सजा का जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो डाकुओं को या लुटेरों को जो संश्रय दिए जाने का प्रावधान है या धारा 216 क के अंतर्गत दिया गया है। तो यह अगर कोई व्यक्ति ऐसा संश्रय देता है तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो पहली बात तो कठोर कारावास होगा। दूसरी बात है कि उसको 7 वर्ष तक का कारावास और प्लस जुर्माना इस दंड से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बलात्संग पीड़िता की पहचान प्रकट करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो अगर कोई व्यक्ति रेप विक्टिम की
पहचान को प्रकट करता है या उसको पब्लिक करता है, वह धारा 228 ए के तहत अपराध करता है। तो 228 ए को वर्ष 1983 में जोड़ा गया है। इसको आपको 2013 के साथ जो है कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित जो भी प्रोविजन है वह 2013 में जोड़े गए हैं, लेकिन यह जो धारा है यह 1983 में जोड़ी गई है। तो अगर कोई व्यक्ति रेप पीड़िता की जो पहचान को प्रकट करता है या उसको प्रकाशित करता है, मुद्रित करता है, तो उसे जो है 2 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया और अभी तक हम 228 ए तक पहुंचे हैं। आगे के जो अध्याय 12 से संबंधित जो भी आगे प्रश्न होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार से हमने इस 5वें वीडियो के माध्यम से कुल 250 प्रश्नों को कलेक्शन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आप हमारे सभी जो वीडियो हैं उनको आप क्रम से देखते हुए आगे बढ़िए। पूरा विश्वास है कि आईपीसी आपको पे एकदम जबरदस्त जो कॉन्फिडेंस है वह डेवलप हो जाएगा और आप परीक्षा में निसंदेह बेहतर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वह सार्थक हो सके और हमारी मेहनत भी सफल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।